हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एनिमांगा हब में आपका स्वागत है। आज मैं एकेडमी के अंडरकवर एजेंट के पार्ट 10 को समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करते हैं। समय बाद रोजर अपने सिर पर हाथ रखे बैठा था और अप्रिय आवाजें सुन रहा था। उसने अपने जबड़े को कस लिया, दर्द से भौहें चढ़ाईं और चुपके से कोसते हुए सोचा कि ये दुष्प्रभाव उसे खत्म कर देंगे। सच्ची जादुई शक्ति के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी और वह जानता था कि अगर जादू बचाने वाली गोलियां न होती तो उसकी हालत और भी खराब होती। आखिरकार उसे बेहतर महसूस हुआ और उसने अपने सिर से हाथ हटाया, यह सोचते हुए कि कम से कम उसने लैब में सभी वेयरवुल्फ्स को जला दिया, साक्ष्य से छुटकारा पा लिया। अब वह इस स्थिति को भूल सकता था। हालांकि वह जानता था कि किसी और से निपटने की जरूरत थी और उसे एडेन याद आया। उसने अंत तक पीछे नहीं हटने दिया, नायक के रास्ते को रोकते हुए, और उसने मान लिया कि उसने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नहीं छिपाया था और एडेन ने कुछ नोटिस किया होगा क्योंकि वह सबसे नजदीक खड़ा था। रोजर ने तुरंत वेयरवुल्फ्स को आग लगा दी, लेकिन वह जानता था कि एक सेकंड भी काफी हो सकता था ताकि एडेन वह देख ले जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने मानसिक रूप से उस पल को दोहराया जब उसने एडेन और उसके साथियों को जंगल में पाया था, और अब उसने उम्मीद के साथ सोचा कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि यह तथ्य नहीं था कि एडेन चुप रहेगा। वह जानता था कि उस स्थिति में उसे क्या करना है और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। खुद से पूछा कि क्या उसे वास्तव में एडेन को मारना चाहिए। वह एक पल के लिए ठिठक गया और फिर उसे याद आया कि कैसे एडेन ने वेयरवुल्फ से कहा था कि सब कुछ ठीक है, यह वादा करते हुए कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोजर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपने विचारों को नकारते हुए, और सोचा कि वह छात्र को नहीं मार सकता क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था। इसके अलावा एडेन एक मुश्किल छात्र था और वह एलिजा की निगरानी में भी था। अगर उसे कुछ हुआ तो मुख्य पात्र तुरंत संदेह के घेरे में आ जाएगा। बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह तय करते हुए कि अब उसे आराम करने और अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। उसे अचानक याद आया कि एक लड़के ने उसे लिखा था कि बचपन में एक घुमक्कड़ जादूगर ने उसे एक विशेष जादुई तकनीक सिखाई थी, और उसने खुद से पूछा कि क्या उसे इसे एक अजीब संयोग के रूप में देखना चाहिए। टेरिना, लॉयड और ईना जल्द ही परित्यक्त कारखाने के पास पहुंच गए। टेरिना ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा ही सोचा था इसके अवशेषों को देखते हुए, और ईना का मुंह आश्चर्य से खुल गया, यह महसूस करते हुए कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। लॉयड ने घोषणा की कि यहाँ कुछ भी ढूंढना मुश्किल होगा, और टेरिना आगे बढ़ते हुए पूछा कि परित्यक्त कारखाने में आग कहां से आई। इसके अलावा यह बेल्फोर की मौत से ठीक पहले हुआ था, और इधर उधर देखते हुए लॉयड ने अनुमान लगाया कि कारखाना केवल आधिकारिक तौर पर परित्यक्त था, लेकिन वास्तव में कोई अभी भी इसका उपयोग कर रहा था। टेरिना ने स्वीकार किया कि उसे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि अन्यथा वहां आग नहीं लगती। ईना ने अचानक सुझाव दिया कि डार्क मेजेस या क्रिप्टिड्स यहाँ अपनी खोज कर रहे होंगे, लेकिन जब किसी ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने साक्ष्य से छुटकारा पा लिया। टेरिना ने घोषणा की कि यह एक तार्किक अनुमान था और कहा कि यह देखना बाकी था कि उन्हें किसने रोका। उसे इस घटना के बारे में पता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि यह उनके मामले से संबंधित होगा। उसने अनुमान लगाया कि आगजनी करने वाला सिर्फ आग लगाना नहीं चाहता था, बल्कि साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। उसने यह भी अनुमान लगाया कि यह एक साधारण संयोग हो सकता है और इसके लिए बहुत सारे कारक इशारा कर रहे थे। उसने जले हुए कारखाने के बचे हुए मलबे को देखा और एक राक्षस को आग की लपटों में घिरा हुआ भी कल्पना किया। लॉयड का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसने आखिरकार पूछा कि क्या इसके अलावा कोई असामान्य मामले थे। उसने जवाब दिया कि कोई नहीं था, सिवाय कुछ दिन पहले वेयरवुल्फ के बारे में हुए हंगामे के। उसने बताया कि यह 3 एकेडमी में पाया गया था। टेरिना ने इस बारे में उत्सुकता दिखाते हुए फिर से पूछा, और लॉयड ने इसकी पुष्टि की, यह जोड़ते हुए कि रिपोर्ट के अनुसार यह वेयरवुल्फ सीवर के रास्ते बाहर निकला था। अपने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए टेरिना ने नोट किया कि वहां की सुरक्षा ढीली थी, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उसने पूछा कि छात्रों का क्या हुआ। उसने यह भी सोचा कि क्या कोई घायल हुआ था, और उसने पूछा कि वेयरवुल्फ का क्या हुआ। लॉयड ने बताया कि वेयरवुल्फ ने 3 छात्रों को घायल कर दिया
किया था, लेकिन एक प्रोफेसर ने इसका सामना किया। टेरिना ने कहा कि यह प्रोफेसर थीन से अपेक्षित था और पूछा कि क्या लोगों ने शव की पहचान की थी। लॉयड ने जवाब दिया कि कोई अवशेष नहीं मिला क्योंकि सब कुछ जल गया था। टेरिना ठिठक गई, उसे गौर से देखते हुए और फिर से पूछा। फिर उसने चारों ओर जले हुए मलबे को देखा। वह एक पल के लिए चुप रही और लॉयड और इना ने पूछा कि क्या उसे लगता है कि उन्हें एकेडमी जाकर जांच करनी चाहिए, लेकिन टेरिना ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तय करते हुए कि वे यहाँ रहेंगे और साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करेंगे। इना और लॉयड सहमत हो गए और टेरिना ने जले हुए कारखाने और जले हुए वेयरवुल्फ के बारे में सोचा। हालांकि वह जानती थी कि केवल समानताएं इन दो मामलों को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उसने तय किया कि अगर उसे पता चला कि इसके पीछे एक ही व्यक्ति है तो वह इसे साम्राज्य के लिए खतरा मानेगी। आखिरकार यही नाइटक्रॉलर्स के नाइटली ऑर्डर का उद्देश्य था। थोड़ी देर बाद कक्षा में छात्र आपस में बात कर रहे थे और किसी ने पूछा कि क्या यह सच है कि रोजर वेयरवुल्फ्स का शिकार करता था। किसी ने याद किया कि वह एक सैन्य अधिकारी था और क्रिप्टिड्स को पकड़ने में भी भाग लेता था। आश्चर्य के साथ चिल्लाते हुए एक छात्र ने स्वीकार किया कि मुख्य पात्र उसे तुरंत एक अविश्वसनीय व्यक्ति लगा था। जब छात्र आपस में बात कर रहे थे, रेनी डरते हुए डेस्क की पंक्तियों के बीच चल रही थी और खुद से पूछ रही थी कि उसे कहां बैठना चाहिए। उसने देखा कि एक भी खाली सीट नहीं थी, या अधिक सटीक रूप से बीच में कुछ सीटें थीं, लेकिन शायद ही कोई अपनी जगह छोड़ना चाहता था। उसने देखा कि हर कोई उससे बचने लगा था और अचानक उसने गलियारे के पास एक खाली सीट देखी। जैसे ही वह वहां गई, एलेंडा ने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है। उसके बगल में बैठते हुए रेनी ने पुष्टि की कि सब ठीक है और एलेंडा को शुभ प्रभात की शुभकामना दी। हालांकि उसकी दयालु प्रतिक्रिया के बावजूद वह अंदर से चिंतित थी और सोच रही थी कि वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी। उसने सुना कि छात्र तुरंत आपस में बातचीत शुरू कर रहे थे, यह पूछते हुए कि यह साधारण लड़की राजकुमारी के बगल में बैठने की हिम्मत कैसे कर सकती है। वे इस बात से भी नाराज थे कि वह उनके साथ घनिष्ठ होने का नाटक कर रही थी और वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वे कब से इतने अच्छे दोस्त बन गए। रेनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सिर झुका लिया, लेकिन उसने जल्दी से इसे झटक दिया और सिर उठाया। उसे याद आया कि जब रोजर ने वेयरवुल्फ का पीछा किया था तो उसने अटपटे ढंग से लेंडेल से पूछा था कि क्या यह सच है कि वह ठीक होगा। उसने उसे चिंता न करने की चेतावनी दी थी क्योंकि मुख्य पात्र प्रोफेसर थीन था। रेनी की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा कि वह इतनी देर रात वहां क्या कर रही थी। रेनी ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने सब कुछ बता दिया। एलेंडेल ने फिर से गुस्से में पूछा कि किसी ने उसे क्यों नहीं जगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कहाँ जा रहा था और उसने तय किया कि वह जाकर लाइब्रेरियन को सब कुछ बता देगी। लेकिन रेनी ने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे लगता था कि यह उसकी अपनी गलती थी कि वह झपकी ले रही थी। फिर उसने पूछा कि लेंडेल छात्रावास में क्यों नहीं थी। उसने बताया कि उसने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया था कि सभी छात्र अपने कमरों में लौट जाएं। रेनी ने हैरानी से पूछा कि क्या वह यह सब अकेले कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब वे अभी भी बात कर रहे थे, एलेंडा ने रेनी से कहा कि उसे बड़ी बहन कहकर बुलाए क्योंकि थीन में अब सभी बराबर थे। रेनी ने आश्चर्य से सोचा कि राजकुमारी ने अकेले अपनी शाम की गश्त की थी और फिर बिना हिचकिचाहट के उससे एक साधारण लड़की से बात की थी। उसे इस बात से असहजता महसूस हुई और उसकी उदास स्थिति को देखकर लेंडा ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। रेनी को लग रहा था कि जैसे ही वह अपनी सतर्कता कम करेगी, कुछ होने वाला है। अंत में रोजर कक्षा में दाखिल हुआ और अपनी डेस्क की ओर जाते हुए उसने चेतावनी दी कि वे आज कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। वह उन्हें प्रकटीकरण की विशेषताओं, साथ ही तात्विक जादू के मूल सिद्धांतों और आधारों के बारे में बताने वाला था। जादू का उपयोग करते हुए उसने कागज की शीट्स छात्रों को भेजी और यह प्रत्येक के सामने प्रकट हुई। वे इसे आश्चर्य से देख रहे थे। नायक ने कहा कि जादू का उपयोग अन्य प्रकटीकरण विधियों की तुलना में अधिक बार किया जाता है और यह सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। यह सभी आधारों का आधार था जिससे अधिकांश छात्र पहले से ही परिचित थे, इसलिए आज वह एक नई विधि दिखाने जा रहा था। फ्लोरा ने हकलाते हुए खुद से पूछा कि क्या यह वाकई एक नई विधि है। उसे उत्सुकता थी कि रोजर ने इस बार क्या तैयार किया था। उसने घोषणा की कि यह उनकी तात्विक शक्ति को 20% से बढ़ाकर 80% तक करने में मदद करेगा। छात्र आपस में बात करने लगे और उनमें से एक ने अपने साथी से पूछा कि क्या यह संभव है। एक अन्य छात्र ने अनुमान लगाया कि रोजर उनसे झूठ नहीं बोलेगा। इस बीच नायक ने
एंथनी की ओर मुड़कर पूछा कि वह तात्विक जादू के किन गुणों का उपयोग करता है। उसने जवाब दिया कि वह पानी, बर्फ और पौधों का उपयोग करता है। रोजर ने उसे उस तत्व का प्रदर्शन करने के लिए कहा जिसमें वह सबसे आश्वस्त था। एंथनी ने वादा किया कि वह ऐसा करेगा और जादू शुरू किया। जब उसके हथेलियों के बीच ऊर्जा का एक गोला प्रकट हुआ, रोजर ने कहा कि यह बुरा नहीं था। आश्चर्य में हकलाते हुए एंथनी ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन नायक ने चेतावनी दी कि यह अभी भी पूर्णता से बहुत दूर था। एंथनी इससे परेशान हो गया, यह सोचकर कि सब कुछ बर्बाद हो गया, और वह लगभग रोने लगा। रोजर ने छात्रों से कहा कि वे उसके कार्यों को ध्यान से देखें। उसने अपनी जादुई ऊर्जा का एक गोला केंद्रित किया जो जल्द ही एक स्नोफ्लेक में बदल गया। ट्रेसी ने आश्चर्य में पूछा कि क्या उसने वाकई उसी प्रकार के जादू का उपयोग करके ऐसा किया। लियो ने बताया कि यह पूरी तरह से एक अलग स्तर था। रोजर ने स्नोफ्लेक को अपनी मुट्ठी में निचोड़कर घोल दिया, अपनी आंखें बंद की और घोषणा की कि अब जब उसने छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया है, वे सिद्धांत के साथ शुरू करेंगे। अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ते हुए फ्लोरा ने उसे ध्यान से देखते हुए स्थिर हो गई। नायक ने समझाया कि चूंकि तात्विक जादू के गुणों का इतिहास प्रकटीकरण के क्षेत्र में गहराई तक जाता है, इसे पहले जादू का मूल रूप माना जाता था। हालांकि अब यह केवल जादू प्रक्रिया का हिस्सा था। रोजर ने छात्रों को 4 मूल तत्व दिखाए जिनसे सब कुछ शुरू हुआ था। अब वे जो 10 तत्वों का उपयोग कर रहे थे, उनकी तुलना में यह बहुत सरल लग रहा था। और बनाए गए जादू को भंग करते हुए नायक ने पूछा कि किसने इतनी तेजी से विकास में उछाल का कारण बनाया। उसने वादा किया कि जो भी आग के तत्व का उपयोग करके सही जवाब देगा, उसे 5 अंक मिलेंगे। एक छात्र ने हाथ उठाया, यह सुझाव देते हुए कि मनुष्यों ने अंधकार को दूर करने के लिए आग का उपयोग किया। रोजर ने कहा कि यह गलत है और अगले जवाब के लिए पूछा। लड़के के बगल में बैठी लड़की ने कहा कि मनुष्यों ने जंगलों को जलाने और साफ करने के लिए आग का उपयोग किया, लेकिन नायक ने कहा कि यह बहुत सतही है और पूछा कि क्या कोई अन्य विकल्प है। एक अन्य लड़के ने कहा कि आग ने मानवता को उस अंधकार के चंगुल से बचाया जिससे डर था। रोजर ने उससे पूछा कि क्या वह कवि बनने के बारे में सोच रहा है। अंत में फ्लोरा ने अपना हाथ उठाया और नायक ने उससे पूछा। उसने घोषणा की कि आग का उपयोग हथियार के रूप में मनुष्यों को जलाने के लिए किया गया था। रोजर ने कहा कि यह सही है और छात्र हैरानी में आपस में बुदबुदाने लगे। नायक ने कहा कि जलाना, डुबाना, हवा के झोंकों से काटना और बिजली से झटका देना इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार युद्ध और हत्या ने जादू को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद की। हालांकि ठंडे समय में आग ने विनाश के बजाय जीवित रहने के प्रतीक के रूप में काम किया। पानी जल चक्की का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हवा ने चक्की के पंखों को घुमाया और बिजली ने शहरों को रोशन किया। तात्विक गुणों का उद्देश्य व्यक्ति के कार्यों के आधार पर बदल सकता था। रोजर ने कहा कि एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने की मानसिकता के साथ छात्रों को अब तात्विक जादू स्थापित करना शुरू करना चाहिए। अब उसने सुझाव दिया कि वे व्यावहारिक हिस्से की ओर बढ़ें और छात्रों से एक तात्विक गोला बनाने के लिए कहा। वे ऐसा करने लगे और एक छात्र की ओर ध्यान देते हुए रोजर ने जोसेफ से प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, यह नोट करते हुए कि दूसरे साल के लिए वह जादुई शक्ति को मुक्त करने में बहुत अनुभवहीन था। जोसेफ ने इससे सहमति जताई और नायक ने अपना ध्यान अरेना कार्मेन की ओर मोड़ा, यह पूछते हुए कि क्या वह वाकई इसे पौधे का गुण कहती है। उसने स्वीकार किया कि यह जमीन पर पड़े सड़े हुए शरद रत्थु के पत्ते जैसा लग रहा था और इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह एक अंकुर की कल्पना करे जो मिट्टी को तोड़ रहा हो। उसने वादा किया कि वह ऐसा करेगी। लियो ने देखा कि रोजर अपने शब्दों का चयन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक वह आश्चर्य में दूसरी ओर देखने लगा, जिसने एडन का ध्यान आकर्षित किया, जो अपनी मुट्ठियां भींचे बैठा था और कुछ नहीं कर रहा था। लियो को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, वह और ट्रेसी चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि रोजर पास आ गया था। उसने गंभीरता से एडन की ओर देखा और खुद से पूछा कि उसके साथ क्या गलत है। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था और उसने अनुमान लगाया कि वेयरवुल्फ की घटना के बाद उसने उसके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था। हालांकि एडन के हिचकिचाते हुए भाव को देखकर उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। उस स्थिति में उसने अनुमान लगाया कि यह क्या हो सकता है और पूछा कि
क्या एडेन ने अभी तक प्रारंभिक प्रकटीकरण का अभ्यास नहीं किया है? उसने इसकी पुष्टि की और रोजर से माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नायक ने समझा कि क्या हो रहा था और नोट किया कि विशेष छात्र थीन को बुनियादी ज्ञान नहीं था। एक आंख बंद करते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा, यह सोचते हुए कि भले ही एडेन को अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया था, वह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले सकता जिसे सब कुछ शुरू से समझाना पड़े। दोनों आंखें बंद करते हुए उसने सोचा कि उसे परवाह नहीं है कि एडेन दूसरों से पीछे रह जाए या नहीं, लेकिन अंत में उसने उससे पूछा कि वह उन गुणों का नाम बताए जो एक ऑर्क उपयोग कर सकता है, और पूछा कि क्या उसे यह पता है। एडेन ने उत्साह से कहा कि उसे पता है और घोषणा की कि यह आग, पानी और हवा है। रोजर ने उसे आग का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए कहा और एडेन ने भ्रमित होकर पूछा। रोजर ने समझाया कि वह उसे सिखाएगा क्योंकि वह एक ऐसे छात्र को नहीं छोड़ सकता जिसे उसकी मदद की जरूरत है। उसने समझाया कि एडेन को जादुई शक्ति जमा करनी होगी और पूछा कि क्या उसे बुनियादी प्रकटीकरण का ज्ञान है। उसने इसकी पुष्टि की और लियो और ट्रेसी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रोजर ने आगे समझाते हुए कहा कि अब उसे यह सोचना होगा कि वह इसे एक गुण में कैसे बदलता है, यानी आग में। एडेन ने वादा किया कि वह कोशिश करेगा, लेकिन जल्द ही वह निराशा में ठिठक गया। नायक ने चेतावनी दी कि केवल लक्ष्य के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसे अपनी इंद्रियों को खोलने देना होगा। अपनी आंखें बंद करते हुए एडेन ने ध्यान केंद्रित किया और रोजर ने उसे सलाह दी कि वह अपने जीवन में देखी गई सबसे चमकीली लौ को याद करे, साथ ही उस समय महसूस की गई हर चीज को, यानी आकार, ध्वनि, गंध और स्पर्श। एडेन के दिमाग में आग प्रकट हुई और उसे 8 साल पहले की एक बर्फीली तूफान की रात याद आई। जलते लट्ठों और कोयले की कड़वी गंध और कड़ाही में स्टू की सुगंध। वह एक छोटी सी आग के पास बैठा था, लकड़ियां डाल रहा था और उसने अपनी बहनों की शिकायत और अपनी माँ की बड़बड़ाहट को नोटिस किया। उसे अपने पिता की मुस्कान याद आई जब वह घर आए। खाना कम था और ठंडी हवा उसके घिसे हुए कपड़ों की सिलाई से रिस रही थी। उस कठोर सर्दी में चिमनी में धधकती आग एडेन के लिए सांत्वना थी। यह इतना गर्म था जैसे कि वह कल की बात हो। अचानक वह रोजर के शब्दों से अपनी सोच से विचलित हुआ कि ऐसा ही होना चाहिए। अपनी आंखें खोलते हुए एडेन ने अपनी हथेलियों के बीच आग को देखा और आश्चर्य में चिल्लाया, खुशी से कि वह सफल हो गया। उसने उस भावना के बारे में सोचा जो अतीत के उस पल के साथ उत्पन्न हुई थी। नायक ने उसकी प्रशंसा की और एडेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रोजर ने आगे कहा कि एडेन की लौ जलाती नहीं बल्कि गर्म करती थी और उसकी गर्मी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वह जानता है कि एडेन क्या सोच रहा था। अन्य छात्र आश्चर्य से देख रहे थे, यह महसूस करते हुए कि रोजर केवल आलोचना ही नहीं सुन सकता। नायक ने जोड़ा कि एडेन के हाथों में आग एक गुण थी जिसकी छवि उसने अपने दिमाग में बनाई थी, लेकिन यह केवल एक गुण नहीं था बल्कि यह लौ एडेन की जादुई शक्ति थी। उसने फिर से हैरानी में पूछा और रोजर ने उसे इस भावना को याद रखने की सलाह दी। एडेन कांप गया, एकाग्रता खो बैठा और उसकी हथेलियों के बीच की आग बिखर गई। नायक अपनी जगह पर लौटते हुए आत्मविश्वास से बोला कि छात्रों को अब समझ आ गया होगा कि यही वह विधि थी जिसके बारे में उसने बात की थी। उसने उन्हें अपनी इंद्रियों और अपने अनुभव पर भरोसा करने की सलाह दी, यह जोड़ते हुए कि बुनियादी ज्ञान तात्विक जादू के गुणों का उपयोग करने का आधार बनेगा। आग की गर्मी और बर्फ की ठंडक को समझना पर्याप्त नहीं था। दाजे त्रौक लेतनी रेबेनोक एतजनायत। रोजर की राय में एक असली जादूगर को अपने जादू में कुछ अनूठा डालना होगा। नायक ने छात्रों को चेतावनी दी कि वे उस पल को याद करें जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने उन्हें सभी 5 इंद्रियों को जोड़ने की सलाह दी। एंथनी ने इन सिफारिशों का पालन करते हुए अपनी आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया और जब उसकी हथेलियों के पास एक नया गुण प्रकट हुआ तो वह आश्चर्य में चिल्लाया, यह महसूस करते हुए कि यह काम कर गया। उसके बगल में बैठे छात्र ने नोट किया कि अंतर वास्तव में महत्वपूर्ण था। सभी ने खुशी से आपस में बातचीत करते हुए इसे आजमाना शुरू कर दिया। केवल फ्लोरा उदास बैठी थी, अपनी गाल पर हाथ टेके हुए और आह भरते हुए। उसने सोचा कि उसने यह सब बहुत पहले ही सीख लिया था। उसे लगा था कि आज वह कुछ नया सीखेगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह गलत थी। पास
में बैठे एडन की ओर ध्यान देते हुए उसने पूछा कि रोजर एक पहले साल के छात्र पर इतना समय क्यों बिता रहा है। उसने यह भी देखा कि उसने तो उसे केवल एक तात्विक जादू के गुण को प्रकट करने के लिए भी प्रशंसा की थी। उसे समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कहाँ गया जो पहले दिन पूरे दर्शकों के सामने उसे शर्मिंदा करता था। उसने अपनी मुट्ठी तब तक भींची जब तक वह कांपने न लगी, यह सोचते हुए कि उसका इरादा ध्यान आकर्षित करने का नहीं था। लेकिन अब उसने प्रस्ताव रखा कि रोजर उसकी तारीफ करे। उसने भी जादू सक्रिय किया और उसके बगल में बैठी शेरिल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और छात्रों ने महसूस किया कि यह गुणों का आरोपण था और वे फ्लोरा के कर्तव्य पर हैरान थे। उसने सोचा कि हवा के जादू की तकनीक को जोड़कर वह एक भंवर बना सकती है, लेकिन अचानक वह चीखते हुए चौंक गई। शेरिल ने आश्चर्य में उसका नाम पुकारा। फ्लोरा द्वारा बनाए गए गुण से निकलने वाली रोशनी और तेजी से जलने लगी और छात्रों ने महसूस किया कि यह खतरनाक है। शेरिल ने फ्लोरा से रुकने के लिए कहा। उसने भौहें चढ़ाईं, यह सोचते हुए कि उसे इसे रोकना होगा, अन्यथा विस्फोट अपरिहार्य होगा। उसे एक अवरोध स्थापित करने की जरूरत थी ताकि कोई घायल न हो। उस समय छात्र भागने लगे, एक दूसरे को जल्दी से भागने के लिए कहते हुए। उन्होंने फ्लोरा का नाम पुकारा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक उन्हें खोल दिया जब किसी ने उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। यह रोजर था, जो अपनी हथेली को उसके गुण के पास लाते हुए उसे हार न मानने और अपनी जादुई शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करने की चेतावनी दे रहा था। उसने सदमे में उसकी ओर देखा और नायक ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। फ्लोरा की हथेली पर अपनी हथेली रखकर उसने फैल रहे जादुई ऊर्जा के प्रवाह को कम करने में उसकी मदद की और फ्लोरा ने देखा कि यह स्थिर हो रहा था। रोजर ने उसे चेतावनी दी कि वह विचलित न हो क्योंकि वे अभी खत्म नहीं हुए थे। वह चौंक गई और उसने कहा कि अगर वह अब रुक गई तो उसका जादू बस बिखर जाएगा। उसने पूछा कि क्या वह इस परिणाम से ठीक है। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा, जवाब की प्रतीक्षा करते हुए। फ्लोरा ने महसूस किया कि रोजर सही था और उसने तय किया कि उसे काम पूरा करना होगा। उसने सिर झुकाकर अपने जादू पर ध्यान केंद्रित किया। रोजर अपनी हथेली को उसकी हथेली के पास रखते हुए उसे ध्यान से देख रहा था। फ्लोरा ने सोचा कि उसकी ओर निर्देशित नजरें हमेशा केवल ईर्ष्या और जलन की होती थीं। फिर भी उसने इसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ती रही। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। उसने एक पुरुष की कल्पना की जो उस पर हावी हो रहा था, यह सोचते हुए कि यह उसके पिता की ठंडी नजर थी, क्योंकि वह उसे ऐसे देखता था जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके बाद उसे याद आया कि रोजर ने उसे 10 दंड अंक दिए थे और उसने सोचा कि उस दिन अपमान के बाद उसने पहली बार हार का एहसास किया था। यह उसे इतना दुखी करता था कि बचपन की ऐसी अवांछित यादें भी वापस आ गई थीं। हालांकि वह नायक का चेहरा नहीं देख सकी, उसे पता था कि वह उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कभी उसके पिता ने देखा था। ल्यूमो परिवार कभी उन लोगों को नहीं भूलता था जिन्होंने उनका अपमान किया था। फ्लोरा ने मानसिक रूप से वादा किया कि एक दिन वह निश्चित रूप से रोजर से लड़ेगी और जीतेगी। कम से कम उसने ऐसा सोचा था। लेकिन अब वह इन विचारों से विचलित हो गई और चमकते जादू के मंत्र को देखने लगी, आश्चर्य से यह नोट करते हुए कि जादुई तरंगें स्थिर हो रही थीं। उसने महसूस किया कि अभी थोड़ा और बाकी था और मंत्र को आकार देने के बाद उसने उत्साह से कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। वह खुश थी कि वह सफल हो गई थी। अचानक रोजर उसकी ओर झुका, अपनी आंखें सिकोड़कर गंभीरता से उसकी ओर देखा और घोषणा की कि उसने बहुत लापरवाही से काम किया। फ्लोरा तैयार मंत्र का निरीक्षण करने से विचलित होकर डर के साथ नायक की ओर देखने लगी। उसने चेतावनी दी कि समस्या यह नहीं थी कि उसने कुछ नया करने की कोशिश की और वह काम नहीं किया, क्योंकि यह सामान्य है और हर कोई गलतियां करता है। हालांकि उसने यह भी नोट किया कि समस्या यह थी कि फ्लोरा ने अन्य छात्रों को जोखिम में डाल दिया था। वह शर्मिंदगी में सिर झुकाकर स्वीकार करती है कि उसे बहुत खेद है। रोजर ने जोड़ा कि यह सब उस दो तत्वों के अनाड़ी आरोपण की बात नहीं है। फ्लोरा ने भौहें चढ़ाईं और सिकुड़कर फिर से पूछा। नायक ने समझाया कि वह आग और बर्फ के मिश्रण की बात कर रहा था। वह जानता
जानता था कि दो विपरीत तत्वों को एक दूसरे के पूरक बनाना बहुत मुश्किल काम था। फ्लोरा ने इससे सहमति जताई, लेकिन उसे याद दिलाया कि वह सफल हो गई थी। हालांकि उसने यह नहीं नकारा कि तीसरा तत्व जोड़ने की कोशिश में वह बहुत आगे बढ़ गई थी। उसने उत्साह से कहा कि आग और बर्फ का संयोजन एकदम सही था। रोजर एक पल के लिए रुका, चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई। इसके बगल में दो तत्व प्रकट हुए जो एक दूसरे में मिल गए। फ्लोरा ने इसे आश्चर्य से देखा और नायक ने उसे चेतावनी दी कि उसे अंतर समझना चाहिए। उसने कहा कि उसने आग को जमाने में सफलता हासिल की थी और यह सुंदर लग रहा था, लेकिन केवल एक तस्वीर पर्याप्त नहीं थी। उसने पूछा कि वह इससे क्या हासिल करना चाहती थी। फ्लोरा ने फिर से सिर झुका लिया और रोजर ने अनुमान लगाया कि वह दिखावा करना चाहती थी। उसने आंखें बंद करके कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच शेरिल ने उत्साह से अपनी हथेली सीने पर रखकर उसका नाम पुकारा। नायक ने बनाए गए ऊर्जा के गोले को ऊपर की ओर भेजा और यह छत तक पहुंचकर फट गया। बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगे। लियो ने आश्चर्य में चिल्लाया और ट्रेसी ने पूछा कि क्या यह वाकई बर्फ है। फ्लोरा ने महसूस किया कि रोजर ने आग की लंबी दूरी तक पहुंचने की क्षमता और बर्फ की ठंडक का उपयोग किया और इसे एक ही मंत्र में जोड़कर कुछ व्यावहारिक बनाया। फ्लोरा स्वयं पूरी तरह विफल रही थी और उसे यह समझ आ गया था। नायक ने उसका नाम पुकारकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा कि वह उसकी कौशल की कमी के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा था। फ्लोरा ने हैरानी में सिर उठाकर फिर से पूछा। रोजर कुछ देर चुप रहा और फिर स्वीकार किया कि उसके पास एक अनूठी प्रतिभा थी। उसने जोड़ा कि उसकी उम्र के बच्चों में उसने इतने तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जादूगर को कभी नहीं देखा था। हालांकि अब बात उसकी नहीं थी बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण थी। रोजर ने स्वीकार किया कि उनकी राय में फ्लोरा केवल दर्शकों के लिए खेल रही थी। उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर भी सलाह दी कि वह अपने भले के लिए कोई और लक्ष्य चुने। फ्लोरा सदमे में ठिठक गई, नायक की ओर देखते हुए और उसके अंतिम शब्दों को अपने विचारों में दोहराया। छात्रों की ओर मुड़कर रोजर ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा और अपनी जगह की ओर जाने लगा। फ्लोरा ने देखा कि उसकी आंखों में न तो तिरस्कार था, न ही मजाक, बल्कि केवल सच्ची चिंता थी जो उसके अपने पिता की नजर में भी नहीं थी। अपनी आंखें बंद करके उसने अपने सिर पर हाथ रखा। इस समय तक पास आ चुकी शेरिल ने इसे देखकर डरते हुए पूछा कि फ्लोरा कैसा महसूस कर रही थी। उसने जवाब दिया कि बहुत सारी माना का उपयोग करने से उसे सिरदर्द हो रहा था और उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाली थी। रोजर की पीठ को जाते हुए देखते हुए उसने सोचा कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। उसने देखा कि उसने उससे कहीं अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था। नायक ने अपने जबड़े को भींच लिया, यह सोचते हुए कि कक्षा से पहले गोली लेना एक अच्छा विचार था। उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला था, लेकिन उसने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि फ्लोरा ने न केवल तत्वों को जोड़ा था बल्कि 3 तत्वों के उच्चतम स्तर के मंत्र को भी पूरा किया था। उसे याद आया कि उसके शिक्षक ने एक ऐसी ही शरारत के बाद उसे कठोरता से डांटा था। फ्लोरा की ओर देखते हुए रोजर ने सोचा कि क्या वह बहुत सख्त था। उसे उम्मीद थी कि फ्लोरा को उसके शब्दों से ठेस नहीं पहुंची होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो उसे पता था कि वह निश्चित रूप से इससे उबर जाएगी और उसकी सलाह मानेगी, क्योंकि ये खाली शब्द नहीं थे। रुकते हुए उसने मानसिक रूप से नोट किया कि 3 के छात्रों में कोई कमजोर नहीं था। उसे याद आया कि एलिजा ने उल्लेख किया था कि इस साल अकादमी में कई प्रतिभाशाली बच्चे आए थे और वे तथाकथित सुनहरा पीढ़ी थे। अचानक रोजर का ध्यान भटक गया और उसने रेनी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए पूछा कि क्या कुछ गलत है। उसने सिर झुका लिया, लेकिन जवाब देने से पहले हिचकिचाई। नायक ने अपनी ठोड़ी को हाथ से पकड़कर महसूस किया कि वह एक तात्विक गुण को प्रकट करने में असमर्थ थी और अधिक सटीक रूप से यह सिद्धांत रूप में मौजूद नहीं था। उसने इसकी पुष्टि की और रोजर ने घोषणा की कि आज की कक्षा खत्म हो गई थी। वह रेनी के पास आया और छात्रों से कहा कि वे आज जो कुछ भी पढ़ा उसे असाइनमेंट के रूप में दोहराएं। इसके बाद रेनी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसने उसे अपने कार्यालय में आने के लिए कहा और उसने सदमे में उसकी ओर देखा। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी एलेंडेल भी आश्चर्य में हकलाने लगी। कुछ समय बाद जब वे कार्यालय में पहुंचे, रेनी सोफे पर बैठ गई और रोजर ने उसे अभी वहां इंतजार करने के लिए कहा। उसने सहमति जताई और सिर झुकाकर चिंतित होकर खुद से पूछा कि नायक ने उसे क्यों बुलाया। उसने अनुमान लगाया कि वह एक निजी साक्षात्कार करना चाहता है और यह भी सोचा
कि शायद वह उसे निष्कासित करने वाला है। उसकी आंखें फैल गईं और उसने सोचा कि यह सच है। उसने खुद से पूछा कि एक छात्र जो तात्विक जादू प्रदर्शित करने में असमर्थ है, उसे मंत्रों के सिद्धांत और अभ्यास की कक्षाओं में भाग लेने का अधिकार कैसे हो सकता है। हालांकि वह वास्तव में रोजर के व्याख्यानों में भाग लेना जारी रखना चाहती थी। उसकी ओर देखते हुए उसने देखा कि उसके हाथों में कुछ दस्तावेज हैं और वह हैरान होकर खुद से पूछने लगी कि क्या यह वाकई किसी अन्य शिक्षक के पास स्थानांतरण का आवेदन है। उसने मानसिक रूप से चिल्लाकर कहा कि उसे पता था कि रोजर अभी भी उसे अस्वीकार करना चाहता है। उसने उसका नाम पुकारकर उसका ध्यान आकर्षित किया और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रेनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वादा करते हुए कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी और जो भी वह कहेगा करेगी। उसने उससे अनुरोध किया कि उसे उसकी कक्षाओं में भाग लेने से न रोके। रोजर ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसने उसे एक पाठ्य पुस्तक दी और रेनी ने आह भरी, पूछते हुए कि क्या यह स्थानांतरण का आवेदन है। नायक ने उसे बकवास बातें बंद करने की चेतावनी दी और किताब लेने के लिए कहा, क्योंकि वह इसे पकड़े पकड़े थक गया था। पाठ्य पुस्तक को देखकर रेनी भ्रम में हकलाने लगी, यह समझते हुए कि यह क्या है। रोजर ने घोषणा की कि यह उसके लिए है ताकि वह इसे स्वयं सीख सके, यह जोड़ते हुए कि वह इस किताब से पढ़ाई करेगी। उसने कहा कि इससे उसके लिए जादू की दुनिया में एक नया रास्ता खुलेगा। यह महसूस करते हुए कि यह तात्विक जादू नहीं है, रेनी ने पूछा कि रोजर को यह किताब कहाँ से मिली। उसने बताया कि वह एक निश्चित व्यक्ति को जानता था और यह भी समझाया कि यह किताब उस व्यक्ति के वर्षों के शोध का परिणाम थी। रेनी ने महसूस किया कि अन्य जादूगर भी थे जो गैर तात्विक जादू को नियंत्रित करते थे और उसने पूछा कि वह व्यक्ति अब क्या कर रहा है। नायक ने घोषणा की कि वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है। रेनी ने आह भरी और फिर रोजर के उदास चेहरे को देखा। अंत में उसने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह अन्य प्रकार का जादू नहीं सीख पाएगी। नायक ने इसकी पुष्टि की और पूछा कि क्या इससे उसे दुख हुआ। उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में तात्विक जादू सीखना चाहती थी। रोजर ने पूछा कि वह उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचती है जो केवल एक तत्व के साथ काम कर सकता है। वह चाय को कपों में डालने लगा और रेनी ने सुझाव दिया कि ऐसा व्यक्ति शायद प्रतिभाहीन हो सकता है, लेकिन नायक ने घोषणा की कि ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल एक तत्व का अभ्यास करने वाले जादूगर उस विशेष तत्व के क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। वे प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकते थे और यही अपने क्षेत्र के पेशेवर होते हैं। उसने रेनी के सामने मेज पर कप रखा और उसे समझ आ गया कि इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। रोजर ने पुष्टि की कि ऐसा ही है और उसे अब यह बताने के लिए कहा कि गैर तात्विक जादू के बारे में उसके क्या विचार हैं। रेनी ने इसके बारे में सोचा और फिर कहा कि इसमें तत्वों का उपयोग शामिल नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोल पाती, नायक ने कहा कि यह वास्तव में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उसने समझाया कि 10वां तत्व यानी धातु का तत्व पृथ्वी के तत्व का हिस्सा माना जाता था और इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जादू की दुनिया लगातार बदल रही थी। रेनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसने उसे पहले किताब पढ़ने के लिए कहा, यह घोषणा करते हुए कि यह उसका गृह कार्य होगा। उसके जाने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि गैर तात्विक जादू का अभ्यास करने वाले छात्र से मिलना एक आश्चर्य था। हालांकि उसने रेनी की समझदार नजर को देखा, यह सोचते हुए कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखने का अवसर मिला जो अच्छे और बुरे को पहचानना जाना जानता था। हालांकि रेनी अभी अपने रास्ते की शुरुआत में थी और उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि किताब को उसका अगला मालिक मिल गया था, इसलिए उसने मान लिया कि यह नियति थी। कुछ समय बाद अपनी हथेलियों के पास जादुई ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एडन ने सोचा कि वह लगभग पूरा कर चुका था। रोजर ने उसे जो तकनीक दिखाई थी वह बहुत उपयोगी थी। उसे याद आया कि जब उसने जादू दिखाया था तो उसकी नजर दयालु और बुद्धिमान थी, इसलिए एडन ने मान लिया कि वह नायक पर संदेह करने में गलत था। ट्रेसी और लियो को देखते हुए जो जादू का अभ्यास कर रहे थे, एडन ने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जादू से प्यार करता हो, खलनायक होना असंभव था। अचानक वह विचारमग्न होकर लोगों के समूह की ओर देखने लगा और एक छात्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने खुद से पूछा कि यह कौन है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग उसके आसपास क्यों इकट्ठा थे और उसने अनुमान लगाया कि यह लड़का 3 में लोकप्रिय था। अचानक एक और व्यक्ति पास आया जिसने पूछा कि यहाँ कौन है। एडन, ट्रेसी और लियो ने उसकी ओर ध्यान दिया। जेन ने पूछा कि क्या यह एडन है, यानी वह
छात्र जो अपने तत्व को प्रकट करने में असमर्थ था। उसने कहा कि एडन काफी घमंडी था अगर वह अभी भी यहाँ रुका था। लियो ने भौहें चढ़ाते हुए उसका नाम पुकारा और चेतावनी देना चाहा कि अगर जेन ने उसी तरह बात जारी रखी तो क्या होगा, लेकिन एडन ने हाथ हिलाकर उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने तय किया था कि वह खुद जेन से बात करेगा। उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि उसमें ऐसा क्या था जो जेन को चिढ़ाता था, लेकिन इसके लिए माफी मांगी और पूछा कि क्या वे इसे भूल सकते हैं। जेन ने फिर से पूछा और कहा कि वह सहमत है, लेकिन उसने जोड़ा कि वह ऐसा तभी करेगा जब एडन घुटनों पर बैठ जाएगा। ट्रेसी ने गुस्से में उसे रुकने का आदेश दिया, यह पूछते हुए कि क्या उसे खुद पर शर्मिंदगी नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि जेन एक कुलीन था। जेन ने उसके शब्दों को बीच में काटते हुए चिल्लाकर कहा कि किसी ने फैन को वोट नहीं दिया था, लेकिन उसने पूछा कि एक अशिक्षित अनाड़ी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ट्रेसी और गुस्से में आ गई और पूछा कि क्या जेन ने पूरी तरह से डर खो दिया है। एडन ने अचानक जेन का नाम पुकारा और उसके पास आकर कहा कि वह उसके बारे में जो चाहे कह सकता है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वह उसके दोस्तों को छूने की हिम्मत न करे। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और जेन ने अपने जबड़े को भींच लिया। फिर वह मुस्कुराया और पूछा कि एडन उसे क्या करेगा। उसने कहा कि अगर वह आसान तरीके से नहीं चाहता तो वे इसे अलग तरीके से करेंगे। उसने अपनी दस्ताना फेंककर घोषणा की कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी और कहा कि इस मामले में वह उसे जादुई द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। एडन ने दस्ताने को अपनी हथेली में भींच लिया और कहा कि वह चुनौती स्वीकार करता है। ट्रेसी ने उत्साह से उसका नाम पुकारा और लियो ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। एडन ने उनकी अनदेखी करते हुए जोड़ा कि अगर वह जीता तो जेन को लियो और ट्रेसी से माफी मांगनी होगी। जेन ने आत्ममुग्ध होकर मुस्कुराते हुए सुझाव दिया कि वे देखें कि कौन जीतेगा। उसने एडन को तैयार रहने का आदेश दिया कि वह गिरने वाला है। अचानक रोजर उनके पीछे प्रकट हुआ, दोनों को यह समझाने का आदेश देते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है। एडन ने उत्साह से नायक का नाम पुकारा और जेन ने नाराजगी भरी चीख निकाली। रोजर ने हालांकि तटस्थ भाव बनाए रखा, लेकिन मन ही मन बहुत नाराज था और चिल्लाया कि एडन फिर से मुसीबत में पड़ गया था। उसने सोचा कि एडन किसी मंगा के नायक जैसा था, लेकिन जोर से शांति से कहा कि वह स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। जेन ने चिल्लाकर कहा कि यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी, यह समझाते हुए कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। रोजर ने घोषणा की कि पहले साल के छात्रों के बीच जादुई द्वंद्व युद्ध नहीं हो सकता। जेन ने पूछा कि क्या यह निषिद्ध है। नायक ने मन ही मन नाराजगी भरी चीख निकाली, यह सोचते हुए कि इस लड़के को क्या हुआ है। विचारमग्न होकर एक तरफ देखते हुए उसने फ्राइड को उन्हें देखते हुए नोटिस किया और महसूस किया कि जेन सब कुछ फ्राइड को प्रभावित करने के लिए कर रहा था। उसने देखा कि फ्राइड की नजर बहुत तीव्र थी और घोषणा की कि वह उन्हें ऐसी चीज के लिए दंडित नहीं करेगा जो हुई ही नहीं। उसने उन्हें अपने कमरों में लौटने का आदेश दिया। जेन ने आपत्ति जताने के लिए चिल्लाया और उसी पल एक और व्यक्ति पास आया जिसने रोजर से इतना सख्त न होने की गुजारिश की। नायक चौंक गया और क्रिस ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह अपनी अथॉरिटी से बाहर नहीं जा रहा था। उसे यकीन था कि एक शिक्षक को स्वैच्छिक आधार पर आयोजित द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। कई छात्रों ने उसका समर्थन किया, यह कहते हुए कि यह वास्तव में ऐसा ही था। रॉजर ने सोचा कि क्रिस जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था वह उसमें सफल हो गया। उसने कहा कि किसी भी स्थिति में वह छात्रों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्रिस ने पूछा कि वे द्वंद्व युद्ध में क्यों नहीं बैठते। नायक ने जेन और एडन की ओर देखकर पूछा कि क्या वे सहमत हैं। दोनों इसके लिए तैयार थे और रोजर ने कहा कि इस मामले में द्वंद्व युद्ध होगा। क्रिस ने कहा कि एक और बात है और पूछा कि क्या वह शर्त लगाना चाहता है। वह नायक के पास आया, चेतावनी देते हुए कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि एक ऐसे द्वंद्व युद्ध पर शर्त लगाना मूर्खता है जिसका परिणाम पहले से ही पता था। वह बात करना जारी रखना चाहता था, लेकिन रोजर ने उसके शब्दों को बीच में काटते हुए सहमति जताई। क्रिस की ओर दृढ़ता से देखते हुए उसने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नायक इतनी आसानी से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। उसने पूछा कि रोजर को लगता है कि विजेता कौन होगा। उसने खुद जेन पर दांव लगाया, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली जादूगर है। जेन ने खुशी से उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर देखा। क्रिस ने ठोड़ी पर हाथ रखकर पूछा कि क्या रोजर भी जेन पर दांव लगाने वाला है। उसने पूछा
पूछा कि क्या उन्हें इस पर शर्त लगानी चाहिए कि जेन कैसे जीतेगा, लेकिन रॉजर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह एडन पर दांव लगाने जा रहा है। क्रिस हंसा, लेकिन उसने रॉजर के कहे अनुसार करने का फैसला किया। हालांकि उसे छात्र में उसका आत्मविश्वास समझ नहीं आया। नायक ने पूछा कि वे किस पर शर्त लगा रहे हैं। क्रिस ने पूछा कि अगर वे दोनों मंत्र अभ्यास पढ़ा रहे हैं तो उनके शोध के रिकॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है। रोजर ने आश्चर्य से पूछा कि क्या क्रिस भी उस विषय को पढ़ा रहा है। वह ठिठक गया और फिर गुस्से में भौहें चढ़ाकर मानसिक रूप से रोजर को एक पतनशील कुलीन कहकर बुलाया। उसे समझ नहीं आया कि वह छात्रों के सामने उसे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने मानसिक रूप से उसे आदेश दिया कि वह यह न सोचे कि वह इससे बच जाएगा। रोजर ने उस समय सोचा कि उसे नहीं पता था कि क्रिस भी प्रकटीकरण पढ़ा रहा है, लेकिन जोर से उसने सहमति जताई और पूछा कि क्या क्रिस 4 दिन में द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत होगा। उसने कहा कि यह जैसा रोजर कहेगा वैसा ही होगा और मुड़कर जाने लगा। जब वह चला गया, एडन ने नायक से माफी मांगी क्योंकि वह जानता था कि अगर वह न होता तो यह सब न होता। उसके शब्दों को बीच में काटते हुए रोजर ने उसे बेहतर सोचने का आदेश दिया कि वह कैसे जीतेगा। एडन की ओर गंभीरता से देखते हुए उसने जोड़ा कि जेन को फायदा था, लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने यह भी कहा कि एक लड़ाई में हमेशा अप्रत्याशित चर के लिए जगह होती है। एडन ने भ्रमित होकर पूछा कि रोजर का मतलब क्या है। उसने कहा कि एडन के पास पहले से ही यह चर है और उसे बस सही समय पर इसका उपयोग करना है। सिर झुकाकर उसने सोचा कि यह वास्तव में सच है और मानसिक रूप से नोट किया कि अगर उसने ऐसा किया तो जीत उसके हाथों में होगी। हालांकि उसे अचानक उस लड़की की याद आई जिसने अपनी उंगली होंठों पर रखकर मुस्कुराया था। रोजर का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एडन ने चिल्लाकर कहा कि वह जेन को केवल अपनी कुशलता से हराना चाहता है। नायक यह सुनकर चौंक गया और एडन ने उसे तैयार करने के लिए कहा। रोजर ने अपने होंठों को और सख्ती से दबाया, उसे ध्यान से देखते हुए।